अद्य शनिवासर अथवा मंदवासर फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी संकष्टी इति लोके दिनांक 11 मार्च 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 5 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधक तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मनि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। काम्यं यशस्यम् आयुष्यम् अलक्ष्मीघ्नं प्रहर्षणं श्रीमत्पार्षदं शस्त्रं निर्बलांबधारण। तो निर्मल वस्त्र का धारण करना, ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, यश देने वाला, आयुष्य बढ़ाने वाला, अलक्ष्मी का नाश करने वाला प्रहर्षण श्रीमत इस प्रकार का और परिषदों में प्रशस्त इस प्रकार का है। वृक्षम सौगंध्यम आयुष्यम काम्यम पुष्टि बलप्रदम सौमनस्यम अलक्ष्मीघ्नम गंधमाल्य निषेवण। गंधमाल्य धारण करना ये वृक्ष सौगंध्य निर्माण करने वाला, आयुष्य काम्य पुष्टि बल देने वाला, सौमनस्य निर्माण करने वाला और अलक्ष्मीघ्न। तो अलक्ष्मी ये एक अलग एंटिटी है, स्वतंत्र एंटिटी ये मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। धन्यम मंगल्यम आयुष्यम श्रीमद व्यसन शोधन हर्षणम काम्यम ओजस्यम रत्नाभरण धारण। तो रत्नाभरण धारण ये धन्य मंगल्य आयुष्य श्रीमत और व्यसन शोधन, व्यसनों का संकटों का नाश करने वाला इस प्रकार का हर्षण काम्यम ओजस्यम। तो अलंकार या रत्न इनको धारण करना है अपने अपने ग्रह स्थिति के अनुसार। जो योग्य इस प्रकार का रत्न हो वो धारण करे, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का। मेध्यम पवित्रम आयुष्यम अलक्ष्मी कलिनाशनम पादयोर्मल मार्गाणम शौचाधानम अभीष्णशः। पाद और शौचाधान मल मार्ग, इनके बारे में इनमें शौचाधानम अभीष्णशः बार बार ये उनको स्वच्छ करना, ये मेध्य पवित्र आयुष्य अलक्ष्मी और कली इनका नाश करने वाला इस प्रकार का है। तो निर्मलांग्री मलायन, ये जो बात वाग्भट ने कही है वो यहाँ से ली गई है। पौष्टिकम वृक्षम आयुष्यम शुचि स्वरूप विश्व विराजनम केशश्मश्रु नखादीनाम कल्पनम संप्रसादनम। तो केश श्मश्रु नख इनका कल्पन या इनका प्रसाधन। तो 30 पक्ष का ऐसा बताया गया है, तो 5-5 दिन में एक बार ये करना है। ज्यादातर नाखून को काटना
आभरण मीन्स अलंकार, दागिना इस प्रकार से। तो ऑर्नामेंट्स तो पौष्टिक वृक्ष आयुष्य शुचि रूप विराजनम। तो नाखून को काटना, मंगलवार को नाखून काटना प्रशस्त मानते हैं, लेकिन हर मंगलवार को काटते रहेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो बीच में अगर बढ़ जाते हैं तो बीच में भी काटना उचित, इस प्रकार का रहे। चक्षुष्यं स्पर्शनहेतं पादयोर व्यसनापहम बल्यम पराक्रम सुखम पुरुषम पादत्र धारणम। तो ये चक्षुष्य स्पर्शन के लिए हित और पादों का जो संकट है वो दूर करने वाला इस प्रकार का बल्य पराक्रम सुख पुरुष के पादत्र धारण के जूते पहनना, इस प्रकार से। तो मैंने जिक्र की थी कि अफ्रीका में दो रिप्रेजेंटेटिव भेजे के एक शू कंपनी के, और दोनों ने अलग अलग रिपोर्ट लाई। एक ने कहा कि कोई चांस नहीं है, कोई जूते पहनते ही नहीं है, और दूसरे ने कहा कि भरपूर स्कोप है, कोई जूते पहनता ही नहीं है, इस प्रकार से। तो एक पॉजिटिविटी निगेटिविटी के हिसाब से इसको देखा जाता है। लेकिन ये पादत्र धारण पुराने जमाने से प्रचलन में है, और वो करते रहना चाहिए। अभी ये सब सिंथेटिक हो गए, ये थोड़ी बुरी बात इस प्रकार की है। इते स्पर्शमनं बल्यं गुप्त्यावरण शंकरम घर्म घर्मानिल रजोम्बुघ्नम छत्रधारणम उच्यते। तो छत्रधारण जो है वो ईते है प्रशमनम। इति जो है वो नैसर्गिक आपत्तियां, ये इति इस प्रकार के बताई जाते हैं। तो षडेता इते स्मृतः, इस प्रकार का श्लोक है, भूकंप वगैरह से लेकर काफी चीजें उसमें बताई गई। तो उनसे प्रशमन करने वाला बल्य गुप्त्यावरण शंकरम। गुप्ती पिशाचादिभ्यो रक्षा शंकरम कल्याणकरम। तो भी छत्र के बारे में, जो छाता हम इस प्रकार से बोलते हैं, घर्म अनिल रज अंबु, इन सभी से रक्षा करने वाला एक छत्र धारण है। बीच में एक लेख आया था, मुझे याद नहीं, अभी 2-3 बरस हो गए उसको, कि छाता जो है वो विदेश से आया है, इस प्रकार से। मैं तो मानता नहीं कि विदेश से आया इस प्रकार से, इसका काफी प्रचलन भारत में ही था। और राजा वगैरह लोगों के लिए दूसरे लोग छत्र धारण करते थे, लेकिन आम आदमी के लिए तो खुद को ही छत्र धारण करना पड़ता, तो वो इतना बड़ा छाता नहीं रहता। तो इस प्रकार की बातें जब आती है तो हमें सजग होना है कि हमारे शास्त्रों में अगर इसके बारे में निर्देश है तो बता देना चाहिए कि ये भारतीय है, ये विदेश से नहीं आया है। पहले तो लकड़े की ही खटाव पहने पहनते थे, या लकड़ी के पादत्राण ज्यादा बेहतर रहते। नहीं, खड़ावा ये जो कहते हैं लकड़ी के पादत्राण, वो एक अलग चीज है। वे साधु सन्यासी ज्यादा उसका प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन चमड़े की इस प्रकार के बनाना, पादत्राण बनाना, ये तो काफी पुरानी कला इस प्रकार की है। और अभी अभी इसमें बदलाव आ गया। मोची जो इसको निर्माण करता था या फिर दुरुस्त करता था, उनका काम अभी केवल दुरुस्ती का रह गया है, और वो भी बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादातर लोग जो ना वो पुराने जूते फेंक देते, नहीं लेते थे इस प्रकार से। ये अभी यूज एंड थ्रो इस प्रकार की पॉलिसी होगी। तो वास्तव में रीयूज, उसको फिर से दुरुस्त करो, और जहां तक वो टिके वहां तक उसका प्रयोग करो, ये ज्यादा बेहतर हमारी प्राचीन संस्कृति है। लेकिन ये यूज एंड थ्रो, ये पाश्चात्य संस्कृति इस प्रकार की है।
और उसी में धन्यता मानते हैं, क्योंकि उससे उत्तेजन मिलता है बनाने वालों को। अभी कार के बारे में भी निर्णय कर लिया है, व्हीकल्स के बारे में, कि 15 बरस के बाद स्क्रैप कर देने के सभी व्हीकल्स। हमारे यहाँ 25-30 बरस तक व्हीकल्स इस प्रकार से फिर भी चलते रहते थे। अब जो खबर आई है उसके अनुसार उतनी व्यवस्था ही नहीं है, पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं है कि स्क्रैप करे इतने सारे वाहनों को। वैसे भी काफी स्क्रैप करने के लिए आई हुई वाहनें इसमें पड़ी हुई है, आरटीओ में पड़ी हुई है। तो ये वास्तव में नहीं आएगा, सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए हेतु इस प्रकार का हो जाएगा, इस प्रकार की। तो लकड़ी का प्रचलन कम था, ये चमड़े से बना इस प्रकार का पादत्राण ये ज्यादा प्रचलन में था। तो छत्र धारण लेकिन प्राचीन है, विदेश से आया है ऐसा नहीं समझना चाहिए, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। स्खलतस्थं प्रतिष्ठानं शत्रूणां च निषूदनम् अवष्टम्भनम आयुष्यम भयग्नम दंड धारणम। तो दंड धारण अगर करते हैं वो स्खलतः संप्रतिष्ठान, गिरने से हमें रोकता है इस प्रकार से। खासकर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इस प्रकार का हो, जैसे पर्वत पर चढ़ाई कर रहे हो, तो ये दंड धारण आवश्यक रहेगा। शत्रुणांच निषूदनम, उसी का डंडे का प्रयोग शत्रुओं के विनाश के लिए भी किया जा सकता है। अवष्टम्भनम, ये अपने को खड़ा रहने के लिए मदद करता है। आयुष्यम भयग्नम, और भयग्न भी है। खास करके अगर हम घास पे चल रहे हैं, बहुत सारी झाड़ी है, तो ये दंड ठोकते ठोकते बजाते बजाते चलना चाहिए। तो अगर कोई वन्य पशु वहां पे है तो वो निकल जाते हैं, वो सुनकर वो दूर हो जाते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए भयग्न इस प्रकार का ये दंड धारण इस प्रकार का बताया गया है। नगरी नगरस्यैव रथस्यैव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येषु अवस्थितो भवेत्। जैसे एक राजा अपने नगर के लिए या एक रथी अपने रथ के लिए जो भी कुछ करना है उसका कर्तव्य वो करते रहता है, उसी प्रकार से स्वशरीर से मेधावी जो व्यक्ति है वो अपने खुद के शरीर के लिए कृत्य से अवहितो भवे, जो भी कुछ करना है उसके बारे में दक्ष इस प्रकार का रहे। तो ये भी एक बात बताई जाती है कि खुद पर प्रेम करो, खुद के शरीर पर भी प्रेम करो इस प्रकार से। वो अच्छा खासा रहे, हमें साथ दे, इसके लिए सजग रहो इस प्रकार से। नहीं तो होता है कि हम उसके तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं और फिर नौबत आ जाती है कि वो हमारा साथ छोड़ दे। विकलांग इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो ये बात नहीं होनी है। तो जब तक हम जिंदा है, हमारा शरीर हमारा साथ देता रहे, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। बहुत ही छात्र वृत्तिपायां निषैवते यस्युर्धर्म अविरोधिनः समम अध्ययनं चैव सुखमेवं समश्नुते। उपजीविका के जो उपाय है वृत्तिपाय, तो उनको जो धर्म के अविरोधी है उन्हीं को सेवन करना है। अधर्म से हम पैसा कमाएंगे तो सुख नहीं पाएंगे। अभी जो स्थिति बनी है, अराजक इस प्रकार की स्थिति है, बहुत पैसा कमाते हैं फिर भी कोई सुखी नहीं है इस प्रकार से। तो पैसों में सुख है, ये बहुत तात्कालिक बात है और कुछ हद तक ही सीमित है। उससे आगे ये अधर्म जनित पैसा अगर इस प्रकार का है तो दुख ही होता है, उससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अर्थ और काम ये दोनों धर्म के अधीन ही होने हैं। धर्म को छोड़कर इस प्रकार की बातें अगर अर्थ की का या काम की होगी तो मुश्किल होगी। अभी कारपोरेट सेक्टर आ गया और उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना इतना ही है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ग्रुप जो है या फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो ग्रुप है, वो केवल पैसा कमाने हेतु
काम कर रहे हैं और ये टिकेगा नहीं। अभी उनकी सो कॉल्ड उन्नति हो रही है, लेकिन जब जनता ये समझ पाएगी कि नहीं, ये हमारे हित के खिलाफ है इस प्रकार से, तो ये बात नहीं रहेगी इस प्रकार से। और इसलिए इससे सुख नहीं मिलेगा, तात्कालिक सुख मिलता है ऐसा जो लगता है वो भी बिल्कुल ही तात्कालिक रहता है, तो दुख का कारण हो जाता है। शमम अध्ययन चैव, शम और अध्ययन ये करते रहना चाहिए। तो शमपरायण होना जरूरी इस प्रकार के है। अभी जो पिक्चर्स में दिखाते हैं कि हिंसा का उत्तर हिंसा ही है इस प्रकार से, और उसी से सभी बातें सुलझ जाती है, वास्तव नहीं है। तो उपकार प्रधान अपकार परे प्यरऊ, ये जो सूत्र बताते हैं उसके बारे में कोई बहस हो सकती है कि अपकार पर इस प्रकार का शत्रु है तो भी उसके ऊपर उपकार प्रधान होना चाहिए। तो शत्रु हम पर हावी हो जाएगा और हमें काफी कुछ भुगतना पड़ेगा, ऐसा बहुत लोगों का मानना है इस प्रकार से। लेकिन अंतिमतः शत्रु का निर्दालन करने के लिए ये ठीक है, परित्राणाय साधनम विनाशाय च दुष्कृतम, ये दुष्कृतों का विनाश करने के लिए ठीक है। लेकिन आगे चलकर जब आप विजय प्रस्थापित कर लेते हैं, तभी तो प्रेम और इसी भावना से लोगों को जीतना है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो दूसरों ने इस प्रकार के अत्याचार किए हैं, इसलिए मैं भी करता रहूंगा, ये भावना नहीं होनी चाहिए। या पूर्वजों ने इस प्रकार के अत्याचार किए हैं इसलिए मैं अभी के लोगों को इसकी सजा दे दूंगा, ये भी ठीक नहीं है इस प्रकार। और काफी इस प्रकार के मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में हुए हैं। जो लोगों के बारे में जर्मनी ने या खास करके हिटलर ने जो भी कुछ बर्ताव किया, वो अत्यंत निंदनीय है, उसके बारे में कोई एक एक टका भी संदेह इस प्रकार की बात नहीं है। तो केवल जो है इसलिए उनको मारना ही है, उनको कष्ट देना है, पीड़ा देनी है, इस प्रकार की बात जो हिटलर ने की वो बिल्कुल गलत इस प्रकार की है। तो एक जर्मनी को एक गिल्ट है, अपराधी वो की भावना है कि हमने खामखा इनके ऊपर अत्याचार किए वगैरह इस प्रकार के। तो सुख नहीं मिलता, ये एक अहम मुद्दा है। तो शमम ये एक है, और अध्ययनम ये बात कैसे बताइए? कि हमें सीखते रहना चाहिए पूरे जन्म भर। कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च बुद्धिमता, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए पूरा जगत आचार्य जैसा है, गुरु जैसा है, और अबुद्धिमान के लिए शत्रु जैसा इस प्रकार का है। तो हमें हर बात से हर चीज से सीखते रहना चाहिए, तो ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। तत्र श्लोकाः मात्रा द्रव्याणि मात्रांच संश्लित्य गुरुलाघवं द्रव्याणां गठितोऽभ्यासो येषां येषांच शक्यते। तो मात्रा द्रव्य और मात्रा के अनुसार गुरु लाघव इस सभी का विचार इसमें माना गया। और जिन द्रव्यों का अभ्यास गर्हित है, निंदनीय है, उनसे नचशीले के बारे में जिनके बारे में बताया गया है, ये शांच सत्य थे, और जिनका शीलन प्रशस्त इस प्रकार का है। अंजनं धूमवर्तिश्च विविधा वर्ती कल्पना, अंजन धूमवर्ती विविध वर्ती कल्पना, धूमपान गुण काला पानम पानमानम च यस्य तत्। धूमपान के बारे में उसके गुणों, उसके काल, उसका पान का प्रमाण वगैरह वगैरह ये जहाँ पर बताया गया है। व्यापत्ति चिन्ह भैषजम धूमो येषाम विगरितः, अगर व्यापक होता है धूमपान में तो उसके लक्षण क्या है, और जिनके लिए धूम विगर्हित इस प्रकार का है, निंदित है। पेयो यथा यन्मयम च नेत्रम यस्य च यद्विधम, किस प्रकार से धूमपान करना है, नेत्र कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। नस्य कर्म गुणा नस्त कार्यम यच्च यथा, नस्य कर्म के गुण
और नस्त कर्म कैसे करना है इस प्रकार से रक्षेत दंत पवनम यथा यत यत गुणम च तत् यत दंत पवन कैसे करना है और किन गुणों का वो होना चाहिए यदर्थम यानी चास्तेन धार्याणी कवल ग्रहे और किस कारण से मुख से कवल ग्रह करना है तैलस्य गुणादिष्टा शिरस तैल गुणाश्चय तैला तेल के गुण और शिरस तैल गुण कर्ण तैले तथा अभ्यंगे पादाभ्यंगे अंगमार्जने स्नाने वाससे शुद्धे च सौगंध्ये रत्नधारणे शौचे संवरणे लोमना पादत्र छत्रधारणे गुणा मात्राशिति यस्मिन् तथोक्ता दंडधारणे। तो अभी सभी ये बातें बताई है। तो इन सभी के बारे में यहाँ बहस की गई है इस प्रकार से। इति अग्नेविषय कृते तंत्रे चरकप्रति संस्कृते श्लोकस्थाने मात्राशितियो नाम पंचमोऽध्याय समाप्तः। तो 5वां अध्याय समाप्त हो गया। अब 6वां अध्याय शुरू करते हैं। अथातः तस्याशितिः अध्यायः तस्याशिताद्यात् आहारात् बलं वर्णश्च वर्तते तेस्यपि सात्म्यं विदितं चेष्टाहार व्यपाश। मैं एमडी अष्टांग आयुर्वेद में कर रहा था संविधा डिपार्टमेंट में। तो पूरे 3 वर्षों में एक ही लेक्चर हुआ हमारा। ये तो टीचर्स कोटा में था एडमिशन, वो एक लेक्चर कलेक्टर सर ने लिया था। और एक सिर्फ यही श्लोक पढ़ाया, बाकी कुछ पढ़ाया नहीं। लेकिन उसकी ऊंचाई इतनी थी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में कैसे फर्क होता है ये अच्छे तरीके से देखने को मिला इस प्रकार से। तो उस व्यक्ति के खाने से बल वर्ण ये वर्धन होता है, जिसको ऋतुसात्म्य मालूम है, जो चेष्टा और आहार व्यपाश है इस प्रकार का। तो ऋतु के अनुसार जिस प्रकार से क्रियाएं करनी है, जिस प्रकार का आहार लेना है, ये जिसको मालूम है उस व्यक्ति के आहार से बल और वर्ण की वृद्धि होती है। जो 24वें अध्याय में ये बात बताई गई थी कि विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिना देश कालोकसात्म्यानाम विधिर्यस्तम प्रकाशितः। तो देश काल और औकसात्म्य का विधि जो बताया गया है, उस विधि के अनुसार अन्न सेवन करने वाले का रक्त शुद्ध होता है इस प्रकार से। और तद विशुद्ध में रुदनम बलवर्ण सुखायुषा युनक्ति प्राणिनम प्राणा शोणित ही अनुवर्तते। तो प्राणियों का प्राण रक्त का अनुगमन इस प्रकार का करता रहता है। और जीवित व्यक्ति का जो लक्षण बताते हैं श्वसिति इस प्रकार का, वो श्वास उच्छ्वास करता रहता है। तो ये अहम है, इसके बारे में ज्यादा बहस की नहीं गई है, ये अलग बात रही इस प्रकार। लेकिन इस प्रकार का श्वसन धातुओं के स्तर पर, परमाणुओं के स्तर पर भी चलता रहता है, सेल के स्तर पर चलता रहता है। और उसका संबंध जो हम श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया करते हैं उससे जुड़ा इस प्रकार का है। तो और ये प्रतिक्षण हो रहा है, इस प्रकार का जो श्वसन है ये प्रतिक्षण हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है, ये शुद्ध रक्त निर्माण होना ऋतु सात्म्य के ऊपर, केवल ऋतु सात्म्य नहीं बताया, देश सात्म्य, ऋतु सात्म्य, काल सात्म्य या ओक सात्म्य, इनके ऊपर ये 24वें अध्याय में बताया गया है। लेकिन यहाँ ऋतु के अनुसार इस प्रकार का लेना ये आवश्यक इस प्रकार से कहते हैं। और उसमें जो क्रिया करनी है, चेष्टा और जो आहार करना है, उसके बारे में काफी बहस की गई है। यह खलु संवत्सरम षडंगम ऋतु विभागेन विद्या।
तो संवत्सर जो है वो 6 अंग उसके है ऋतु विभाग से। तत्र आदित्यस्य उदगयनम् आदानं च 3 ऋतून् शिशिरादीन् ग्रीष्मान्तान् व्यवस्थित वर्षादीन् पुनः हेमन्तान्तान् दक्षिणायनं विसर्जन्ति। तो सूर्य का जो उत्तरायण है उदगयनम इस प्रकार का उसको आदान काल कहते हैं, जो अभी चालू है इस प्रकार का। तो शिशिर से लेकर ग्रीष्म तक, शिशिर वसंत ग्रीष्म ये आदान काल इस प्रकार का उत्तरायण। और वर्षा शरद और हेमंत ये विसर्ग काल या दक्षिणायन, जहाँ साउथ हेमिस्फीयर में सूर्य का होना होता है। तो ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया चलती इस प्रकार की आ रही है। और फिर सूर्य से पृथ्वी का अंतर कम ज्यादा होना, ये भी एक इसमें अहम बात इस प्रकार की रहती है। पृथ्वी अपने साथ भी फिरती है, ये घूमती है, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है। इसलिए दिन ऋतु, इसका दिवस और रात ये होते रहते हैं। और फिर ये उत्तर गोलार्ध में या दक्षिण गोलार्ध है, इसके आधार पर आदान काल या विसर्ग काल इस प्रकार का बताया जाता है इस प्रकार से। तो अभी ये भारत के दृष्टि से है ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ये बिल्कुल विपरीत स्थिति है। जब हमारे यहाँ ठंडी का मौसम है, उस समय में वहाँ पे गर्मी का मौसम है। और हमारे जून जुलाई में जहाँ वर्षा का मौसम है, वहाँ वहाँ ठंडी है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। मैं पहली बार गया था ऑस्ट्रेलिया में तो जून में गया था, और बहुत ही कड़ाके की ठंडी थी। टेम्परेचर 4 से 10 डिग्री, मेलबर्न में था तो 4 से 10 डिग्री तक टेम्परेचर, ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री। और उसका जो वातानुकूलन था वो बंद था। तो ट्रेडिशनल एक फायर प्लेस थी उसके ऊपर चल रहा था, क्योंकि वो रिनोवेशन में थी सिर्फ इस प्रकार से। और 4 4 रग हम लेते थे फिर भी ठंड नहीं जाती थी। और एक दूसरी अजीब चीज थी उसमें कि जो चिमनी ट्रेडिशनल फायर प्लेस है, उसमें रात में तो सोते समय लकड़ी डालते थे, लेकिन 12 1 बजे वो खत्म हो जाती, तो फिर से उसमें लकड़ी डालनी चाहिए। वो भी नहीं डालता था, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। और फिर ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती थी और ठंडा हो जाता था क्यों, तो वो ऊपर खुला था इस प्रकार। तो ये बड़ी अजीब परिस्थिति, मेरा पहला ही एक्सपीरियंस इस प्रकार का रहा। और मानो हम फ्रीज में घूम रहे हैं इस प्रकार की स्थिति रहती थी। बाहर भी कुछ अन्न रखेंगे तो भी खराब नहीं होता था, फ्रीज में रखने की तो जरूरत भी नहीं इस प्रकार की। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार की ठंडी वगैरह जो है एक्सट्रीम इस प्रकार का वातावरण, ये भारत में नहीं है। भारत में सबसे अच्छी स्थिति है कि हिमाचल प्रदेश वगैरह छोड़कर इतनी ठंड कहीं भी नहीं है। और वहां भी केवल विशिष्ट ऋतुओं में ज्यादा ठंड है। पूरे बरस में इस प्रकार की ठंड है ऐसी बात नहीं है। तो हम काफी खुशनसीब है इस प्रकार के, भारत में टेम्परेचर वैसे अच्छा है, काफी अच्छा है। यूएई में देखेंगे, विदेशों में देखेंगे, कनाडा जैसे कंट्री में देखेंगे तो बहुत बुरा हाल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सजग होना जरूरी होगा। तो ये दक्षिण गोलार्ध में होने की वजह से दक्षिण और दक्षिणायन और उत्तरायण इस प्रकार के बातें होती रहती है। विसर्गे पुनर्वायवो नातिरूक्षा प्रवान्ति, इतरे पुनः आदान। तो विसर्ग में नातिरूक्ष इस प्रकार के वायु बहते हैं, और उल्टी परिस्थिति आदान में रहते हैं। सौमश्च अव्याहत बलः शिशिराभिः आपूरयन् जगत आप्याययति शश्वत अतो विसर्गः सौम्य। तो इसमें चंद्रमा प्रबल होता है विसर्ग काल में इस प्रकार से। और ठंडे इस प्रकार से किरणों से पूर्ण करके
जो विश्व का आप्यायन करता है, इसलिए विसर्ग सौम्य इस प्रकार का कहा है। यह हमारी एक अलग खासियत है कि शीत ये भी एक अलग वीर्य माना गया है और उसके पॉजिटिव परिणाम इस प्रकार के बताए गए। आधुनिक शास्त्रों में एब्सोल्यूट जीरो से लेकर सभी उष्णता का ही बताते हैं इस प्रकार से। तो शीत को एक अलग शक्ति नहीं माना जाता और हमारे यहाँ उष्णम शीतम विधेयमान्य वीर्य माचक्षते पीछे शीत एक अलग वीर्य इस प्रकार का है और वो चंद्रमा से जुड़ा इस प्रकार का है। अभी सूर्य भी रोशनी देता है, चंद्रमा में भी रोशनी देता है, लेकिन चंद्रमा को रोशनी तो सूर्य से ही मिलती है, लेकिन वहां से परिवर्तित होकर जो रोशनी हमें चंद्रमा से मिलती है वो शीत है। भले वो उष्ण का ग्रहण करता है, लेकिन देता है शीत इस प्रकार के। और फिर विसर्ग काल में चंद्रमा का प्राधान्य होने के कारण वो सौम्य ऋतु इस प्रकार के है और आप्यायन विश्व का होता रहता है। तो ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। आदानम पुनः आग्नेय, आदान जो है वो आग्नेय है। तो एतौ अर्कवायु सोमश्च काल स्वभाव मार्ग परिगृहीता कालर्थ रस दोष देह बल निर्वृत्ति प्रत्यय भूता समुपदिश्यन्ते। तो ये दोनों अर्क और वायु आणि सोम, सूर्य वायु और चंद्र, ये तीन काल स्वभाव मार्ग परिगृहीता, काल के स्वभाव से अपने अपने मार्ग पर चलते हुए इस प्रकार से काल ऋतु रस दोष देह बल निर्वृत्ति प्रत्यय भूता। तो काल ऋतु रस दोष देह बल इन सभी के निवृत्ति, निवृत्ति यानी कि निर्माण होना, इसके प्रत्ययभूत कारणभूत इस प्रकार के बताए जाते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक ही चीज अगर होती रहेगी तो मुश्किल होना जीना, लेकिन उसमें परिवर्तन आता रहता है और इसलिए हम भली भांति जी लेते हैं। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे सत्व रजस तमस के बारे में कहा जाता है कि एक ही गुण प्रबल रहेगा तो भी जीना मुश्किल इस प्रकार का होगा। वात पित्त कफ के बारे में भी वही स्थिति है कि एक ही दोष अगर प्रबल रहेगा पूरे जीवन भर तो भी जीना मुश्किल होगा। तो वयोहरात्रि भुक्तानांत मध्याधिकार इसके अनुसार इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। किसका दोष प्राबल्य बढ़ता है, किसका कम हो जाता है वगैरह इस प्रकार से, और फिर एक संतुलन वहां पे हो जाता है। ये एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं इस प्रकार से और इसलिए स्थिति ज्यादा बिगड़ती नहीं है। उस समय में उस दोष के प्राबल्य के अनुसार कुछ थोड़ा बदलाव आएगा, लेकिन बाद में वो चला जाएगा, दूसरा दोष आएगा वगैरह वगैरह इस प्रकार की स्थिति रहेगी। वैसे ही ऋतु चक्र के बारे में क्षय प्रकोप और प्रशम ये बातें होती रहती है। प्रकोप होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वो 2 महीने के लिए होती है, बाद में परिवर्तन आने लगता है, उसका शमन अपने आप होने लगता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उस ऋतु में उसका उसका प्रतिकार करते रहना ये आवश्यक इस प्रकार की चीज रहेगी, ताकि दोष साम्य बना रहे इस प्रकार से। और ये एक स्टैटिक सिचुएशन नहीं है, डायनामिक सिचुएशन। कि दोष साम्य ये संकल्पना या दोष वैषम्य ये दोनों संकल्पनाएं डायनामिक है, बदलती रहती है, स्थिर है ऐसी नहीं बात। फिर भी हमें उस डायनामिज्म को आगे चलते रखना है और दोष साम्य किस प्रकार से प्रस्थापित हो उसके लिए प्रयास करते रहने चाहिए। तो ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। ये स्टैटिक स्थिर इस प्रकार की स्थिति नहीं है, बदलने वाली इस प्रकार की स्थिति है। हैंग हो गया।
आदामन्तेष दौर्बल्यं विसर्गात आनेवर नृणाम मध्य मध्यमलम त्वन्ते श्रेष्ठ मानवेचे निर्देशित। तो शुरू में या अंत में विसर्ग और आदान में दौर्बल्य होता है। तो सर 6वा श्लोक राहिला. हाँ ये बीच में हाँ वर्षा शरद हेमंतेषु तो दक्षिणाभिमुखे अर्थे कालमार्ग मेघवात वर्षाभिहत प्रतापे शशिनीच अव्याहत बले माहेंद्र सलिल प्रशांत संतापे जगति अरुक्षा रसाः प्रवर्धन्ते अम्ललवण मधुराः यथाक्रमं तत्र बलमुपचीयते नृणाम्। तो वर्षा शरद और हेमंत ये जो विसर्ग काल के ऋतु है, दक्षिणाभिमुखे अर्घ्य दक्षिणायन में सूर्य है, कालमार्ग मेघवात वर्षाभिहत अभिहत प्रभात प्रताप और कालमार्ग मेघवात वर्षा इससे जिसका प्रताप कम हो गया है उस पर बाधा पड़ गई है। शशिनीच अव्याहत बल और चंद्रमा जो है उसका बल क्षीण नहीं हुआ है, उसका बल वैसे ही है। माहेंद्र सलिल प्रशांत संतापे जगत और वर्षा के बरसात से प्रशांत संताप इस प्रकार का विश्व है। तो बारिश हुई है और जो उष्णता बढ़ गई थी वो सब कम हो गई है इस प्रकार से। वो पण राहिला एक बार पूरा अरुक्षाः रसाः प्रवर्धन्ते अम्ल लवण मधुराः। तो इसमें अरुक्ष इस प्रकार के जो रस है मधुर अम्ल लवण ये बढ़ते हैं यथाक्रमम तत्र बलम उपचयते नृणाम। बल जो है लोगों का वो बढ़ता रहता है इस प्रकार से। तो क्रमशः बल वृद्धि इस प्रकार की होती है और हेमंत में मधुर रस है, वर्षा में अम्ल रस है, शरद में लवण रस इस प्रकार का है। तो इन सभी के जरिए ये तत्र रविः भाभिः आददानो जगतः स्नेहं वायवः तीव्र वृक्षाः उपशोषयन्तः शिशिरवसन्तग्रीष्मेषु यथाक्रमं प्रोक्षम् उत्पादयन्तः रूक्षान् रसांस्तिक्तकषायकटुकांश्च अभिवर्धयन्तः नृणां दौर्बल्यम् आवहन्। तो आदान काल में रवि भाभी आददानः जगतः स्नेहम, सूर्य जो है अपने किरणों से स्नेह शुष्क कर लेता है, उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। वायवः तीव्र वृक्षाः और वायु जो है वो तीव्र वृक्ष इस प्रकार के है। उपशोषयन्तः और फिर वो उपशोषण करने वाले इस प्रकार के हैं। शिशिर वसंत ग्रीष्मेषु यथाक्रम वृक्षम उत्पादयन्तः। तो क्रम से वृक्ष बढ़ने लगता है इस प्रकार से। वृक्षांत रसांश तिक्त कषाय कटुकांश च अभिवर्धयन्तः। तो वृक्ष इस प्रकार के जो रस है तिक्त कषाय कटुक उनको बढ़ावा देने वाले नृणाम दौर्बल्यम आवहन। तो प्राणी मात्रों में दौर्बल्य निर्माण करते रहते हैं। तो इससे एक बात, जिस ऋतु में जिस रस का परिपोष होता है उस रस वाले द्रव्यों को अगर उस ऋतु में करने की कोशिश करते हैं तो वो स्वाभाविक बल उनको इस प्रकार से मिलेगा उन रसों को, और उनका परिपोष ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। तो उस दृष्टि से खेती की तरफ देखना है। और महेंद्र में यानी कि बारिश का पानी इस प्रकार का। तो जो वर्षा होती है वो इंद्र और वरुण इनके जरिए होती है ऐसा कहा जाता है। वरुण वैसे की देवता है जल की और इंद्र अधिपति है इन सभी का। तो बरसात जो होती है वो जल महेंद्र जल कहता है। शिशिर वसंत तर थंडीमध्ये थंडी असते ना, बल चांगले असते ना, नाही
हेमंत ऋतु तक बल अच्छा है, और जब ये आदान काल शुरू होता है, शिशिर ऋतु शुरू होता है, तो बल कम होने लगता है। ग्रीष्म में सबसे ज्यादा दौर्बल्य इस प्रकार का होता है। और वर्षा में बल कम है, लेकिन वर्षा से बल बढ़ना शुरू हो जाता है, और हेमंत तक बल बढ़ते रहता है। तो आदान और विसर्ग के बीच में जो ये बदलाव इस प्रकार का आता है, हेमंत से शिशिर जब प्रारंभ होता है, तो विसर्ग काल खत्म होके आदान काल शुरू होता है। तदा ही शीतम अधिकम रोक्षम चादान काल। तो आदान काल से रुक्षता बढ़ने लगती है शिशिर ऋतु में। वैसे बल अच्छा रहता है, लेकिन वो कम होने लगा है, इसलिए शीत ऋतु में बल ज्यादा है, फिर भी वो कम होने लगता है। वसंत में मध्यम बल है, ग्रीष्म में अल्प बल है, फिर वर्षा ऋतु में भी अल्प बल है, लेकिन बल की वृद्धि हो रही है। शरद ऋतु में मध्यम बल है, और हेमंत ऋतु में सबसे ज्यादा बल है, इस प्रकार से। तो ये एक बल और दौर्बल्य का क्रम इस प्रकार के होता रहता है। और फिर शिशिर ऋतु में यद्यपि बल अच्छा है, लेकिन वो कम होता जा रहा है, इसलिए इसको ये आदान काल में इसका समावेश किया गया है। तो रूक्ष और अरूक्ष ये बात बताई गई, स्निग्ध नहीं बताया। भागवत में स्निग्धाश्चयामल लवण मधुरा बलिनो रसाहा, इस प्रकार की बात कही है। वो स्निग्ध कह रहा है। यहाँ पे अरूक्ष बात कही गई है कि जो रूक्ष नहीं है, इस प्रकार से जो पहले आदान काल में रूक्ष थे, वो रूक्ष नहीं रहते, अरूक्ष इस प्रकार के हो जाते हैं, या फिर स्निग्ध इस प्रकार के हो जाते हैं। तो हमें खेती में इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि उस रस का परिपोष जिसमें हो रहा है, उनका सेवन इस प्रकार से करें। और उनको लगाए, उनको उनकी खेती करे, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो मिर्च जो है वो अभी वसंत और खास करके ग्रीष्म में करनी है। तो इस प्रकार से अगर वो बनेगी तो ज्यादा तीखी इस प्रकार की बनेगी। भवंती छात्र आदावंते से दौर्बल्यम विसर्गाद आनयोर्ध्वम। विसर्ग और आदान में शुरू में और अंत में दौर्बल्य किस प्रकार का होता है। तो आदान काल के शुरू में, यानी कि जब शिशिर ऋतु है, तो उसमें शुरू में और अंत में दौर्बल्य रहता है। थोड़ा अजीब है। विसर्ग से आदौ और आदान से अंत्य इस प्रकार का लेना चाहिए। तो विसर्ग की जब शुरुआत होती है वर्षा ऋतु, उसमें दौर्बल्य होता है, और विसर्ग आदान के अंत में ग्रीष्म ऋतु में दौर्बल्य होता है। तो ग्रीष्म और वर्षा, इन ऋतु में दौर्बल्य होता है। मध्य मध्य बलम, आदान और विसर्ग के मध्य काल में वसंत और शरद ऋतु में मध्य बल है, और अंत्य श्रेष्ठम अग्रेच निर्देश। तो विसर्ग काल के अंत में और आदान काल के शुरुआत में हेमंत और शिशिर, इन दोनों ऋतुओं में बला अच्छा इस प्रकार का रहता है। वाग्भट ने अलग तरीके से ये बात कही गई है, संक्षेप में कही है। मुझे अभी श्लोक याद नहीं आ रहा। शीते शीतानिल स्पर्श संवृद्धो बलिनां बलि, पक्ता भवति हेमंते मात्रा द्रव्य दुरुक्षम। शीत ऋतु में
शीतानिल संस्पर्श समृद्ध, शीत वायु से संस्पर्श से समृद्ध जो बाहर नहीं निकल रहा है, इस प्रकार का बलि नाम बलवान व्यक्ति में अग्नि जो है पक्का बलि भवती। और हेमंत द्रव्य मात्रा द्रव्य गुरुक्षम, मात्रा या द्रव्य से गुरुत्व को सहन करने वाला इस प्रकार का होता है। अब यही बात एयर कंडीशनिंग वगैरह के बारे में भी हो सकती है। मैं तो शुरू शुरू में इस पक्ष में नहीं था कि एयर कंडीशनिंग अपने क्लिनिक में लगवाइए, घर पे लगवाइए इस प्रकार से, क्योंकि ये नैसर्गिक नहीं है, अनैसर्गिक है। और विदेशों में तो पूरा अनैसर्गिक ही व्यवहार है, क्योंकि जिस प्रकार के वातावरण में वो रहते हैं वो मानव के रहने के लिए अनुकूल है ही नहीं। तो पहले जमाने में ये कैसे करते थे, ये भी अजीब बात इस प्रकार की है। अभी तो काफी सुख सुविधा ये है, तो टेम्परेचर हम घर में कंट्रोल कर लेते हैं इस प्रकार से। लेकिन शुरू में जब ये सुविधाएं नहीं थी तो वो कैसे जी लेते थे, ये एक बड़ा अजीब इस प्रकार का माहौल है। तो खास करके ग्रीष्म ऋतु में बहुत जो गर्मी होती है, उसमें अगर एयर कंडीशनिंग हम लगाते हैं और उस वातावरण में रहते हैं तो हमारी एनर्जी रहती है, एनर्जी खत्म नहीं होती। तो मैं बाद में इस मुद्दे पर उतर आया कि ठीक है, ग्रीष्म के लिए ही सही, लेकिन 2 महीने के लिए एयर कंडीशनिंग का प्रयोग करें, बाकी पूरे बरस में नहीं करें इस प्रकार से। तो क्लिनिक में तो मैंने लगवा दिया एयर कंडीशनर, उसका 10 वाले में। अभी यहाँ पे नहीं लगवाया है, करवे नगर में नहीं लगवाया है, लेकिन ये बात जरूरी हो जाती है। कभी कभी ग्रीष्म ऋतु में एक 3-4 दिन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सहा नहीं जाता, इतनी गर्मी बढ़ जाती है। टेम्परेचर जो है वो 37 से ऊपर रहता है, 40-42 से कहाँ से, और कम से कम जो है वो 35-32 इतना ही रहता है। 3-4 दिन ही होते हैं, लेकिन इस प्रकार की स्थिति होती है, तो ये काफी मुश्किल मामला हो जाता है। और पुराने जमाने जैसे हमारे यहाँ ये उशीर वगैरह के पर्दे ऐसे, या जो प्रचलन नागपुर विदर्भ में इस प्रकार का है, कूलर्स, एयर कूलर्स, ये भी नहीं है हमारे घर में। यहाँ पे केवल पंखा चलता है, उससे राहत नहीं मिलती। तो कृत्रिमता से इस प्रकार से करवा लेना ये उचित है या नहीं है, इसके बारे में संदेह है। तो वास्तविक ऐसा रहेगा कि जहां तक हो सके नैसर्गिक साधनों का ही प्रयोग करें। इन्होंने जो बताया है कि जंगल में जाए वगैरह इस प्रकार से, मध्यम देने के तापार्थ स्वप्या धारा गृह हवा वगैरह, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां तक जो भी हो सके वो हमें करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। अभी खास करके सबसे ऊपर वाला जो माला होता है, जिसके ऊपर सौध होता है या टेरेस होती है, और खास करके गर्मी के दिनों में ये बहुत तप्त हो जाती है टेरेस, और फिर वो उष्णता सबसे ऊपर जो मंजिल है उसमें आ जाती है, और ये काफी मुश्किल मामला हो जाता है। उसके निचले जो मंजिल है उसमें उतनी उष्णता महसूस नहीं होती, लेकिन टेरेस के द्वारा ये सीधी होती है। तो टेरेस को अगर हम कुछ आवरण करते हैं, वहां पे पेड़ पौधे लगाते हैं, उसका सरफेस जो है ढक लेते हैं, तो फिर भी उष्णता वहीं पे सीमित हो जाती है और नीचे नहीं आती। तो टेरेस गार्डनिंग करना ये एक अच्छा तरीका है कि जिसमें हमें हमी से निर्माण को या इस प्रकार का इस प्रकार की सब्जियां वगैरह ये सब मिल जाएगी। नैसर्गिक सब्जियां मिल जाएगी। और वातावरण से भी बचे रहेंगे। जो उष्णता का इस प्रकार का वातावरण है, खास करके ऊपर के माले में जो होता है, उससे बचे रहेंगे। तो नहीं तो ये इस प्रकार से कुछ करना है, लेकिन उसमें भी प्राकृतिक उपाय अगर हम कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। मैंने सुना था कि केले के पत्ते जो है वो उससे ढक दे ये टेरेस जो है, तो
तो वो ढकने से भी वो आतप को शोष लेता है और फिर टेरेस ठंडी रहती है इस प्रकार से, और वो खराब भी नहीं होता। इसमें ये भी बात देखनी है, वो अगर सूख जाए पूरी तरीके से, उसका कोई संबंध नहीं रहे, तो भी मुसीबत इस प्रकार की है। तो इस प्रकार से उष्णता अंदर चली जाती है शीत संरोध से, और पत्ता जो है वो बलवान इस प्रकार का हो जाता है। इसीलिए शायद विदेशों में अग्नि अच्छा रहता है। ठंड जहाँ ज्यादा है, हमारे यहाँ भी यहाँ हिमाचल प्रदेश वगैरह में अग्नि अच्छा इस प्रकार का रहेगा। बलिन शीत संवृद्धात हेमंत प्रबलो मिला, सभी जगह हेमंत की जैसी स्थिति अगर रहेगी तो अग्नि अच्छा रहेगा। और स्वभावादि गुरु क्षमा, जो मात्रा द्रव्य से भी गुरु इस प्रकार के द्रव्य है, उनको भी पचन करने की क्षमता वो रखता है। तो ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और फिर उसको अगर हम भली भांति खाना देंगे तो शरीर की पुष्टि अच्छी तरीके से होगी, और स्वाभाविक रूप से बल उससे बढ़ेगा। इसीलिए इस मौसम में ड्राई फ्रूट का सेवन ज्यादा किया जाता है। बादाम शिरा जो बताते हैं, जो केवल बादाम से बनता है, इस प्रकार के खाद्य पदार्थ या फिर मधुर रसात्मक पुष्टि देने वाले लड्डू वगैरह इसमें लिए जाते हैं, सेवन कर सकते हैं, और उसका आसानी से पचन भी होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये अग्नि प्रबल हो जाता है, और उसके जरिए हम अच्छा गुरु खाना खा सकते हैं इस प्रकार से। तो यदा निंदनम युक्तम लभते देहजम तदा रसम हिनत ततो वायु शीता शीते प्रकृति। अगर ऐसे अच्छे अग्नि को खाना नहीं मिल जाता है तो अग्नि रस का नाश करता है। और फिर शीतकाल में वात का प्रकोप हो जाता है इस प्रकार से। तो धुंधुरमास करके कहते हैं कि प्रातरेव बुभुक्षितः, सुबह ही भूख लगती है इस प्रकार से। तो अवश्य कार्यम संभाव्य यथोक्तम शीलेन वातग्न तैलैरभ्यंगम बुर्नी तैल निषेवनम, इस प्रकार की बात कही जाती है। तो अभ्यंग के लिए मौसम सबसे अच्छा इस प्रकार का है। वैसे भी शैत्य शुरू हो जाता है, रोग बढ़ने लगता है। तो ऐसे हालत में अभ्यंग के जरिए स्नेह अंत प्रविष्ट हो जाता है। संग्रह में एक श्लोक आया है, अथ जाता न पाने मारुतग्नि सुगंधि भी संस्पर्श सुख ही तैलैरभ्यंगमाचर। तो मैं जब पढ़ाता था तो मुझे अजीब लगता था कि भूख लगी है और अभ्यंग करने के लिए कह रहे हैं इस प्रकार से। तो मैंने वेलणकर मैडम से सवाल पूछा कि ये क्या है इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये करके देखा है, अगर भूख लगे और अभ्यंग किया तो कुछ देर के लिए एक क्षुधा शांति होती है, क्योंकि पचन में शक्ति लगती है उसकी, और फिर बाद में भूख लगती है तब खाना खाना है। तो सुबह जल्दी खाना खाना है, ये इस प्रकार की बात कही जाती है। या जो नाश्ता कहा जाता है वो इस ऋतु में शायद ले सकते हैं इस प्रकार से, शीत ऋतु में इस प्रकार से। लेकिन ये अग्नि के ऊपर सभी निर्भर है। अग्नि अगर अच्छा है तो कर सकते हैं, और इस प्रकार में अग्नि को खाना नहीं मिला तो फिर बात का प्रकोप हो जाता है। तस्मात् तुषार समय स्निग्धाम लवणान रसाम औदकान उपमांसानाम मेद्यानाम उपयोजित। तो स्निग्ध अम्ल लवण इस प्रकार के, और औदक अनुपमांस
जो मेद्य है, मेदस्वी है, उनका प्रयोग करना। मैं जर्मनी में था, रीटा केलर वहाँ की योगा टीचर। तो उसने उसको मैंने पूछा कि अभी तो ये सब मॉल्स वगैरह है, लेकिन पुराने जमाने में तुम्हारी दादी या नानी शीत ऋतु में क्या खाती थी इस प्रकार। तो वो अचानक ये सवाल सामने आने पर उसको सोचना पड़ा। और फिर उसने बताया कि हाँ, मुझे याद है नानी क्या कहती थी हमारी कि बाहर तो कुछ उगता नहीं है, कुछ आने की संभावना नहीं है, तो फ्लावर का अचार बनाते थे। वो 4 महीने खाते थे। और सुअर की हत्या की जाती थी। ये मेद्य है। सुअर जो है वो मेद्य इस प्रकार का है, मेद प्रधान इस प्रकार का है प्राणी। और उस ठंडी के मौसम में वो बाहर घूमता है। तो ये मेद के कारण उसको सुरक्षा मिलती है। तो उसका मांस, सुअर का मांस और ब्रेड घर पे बनाते थे। तो इसी से 4 महीने गुजारा होता था ठंडी के मौसम में। अक्टूबर नवंबर से ठंडी शुरू होती है और करीबन ये जनवरी फरवरी मार्च तक चली रहती है। धीरे धीरे जनवरी से आगे असर कम होता है, लेकिन मैंने जो महसूस किया है, देखा है विदेशों में, ये काफी बहुत ठंड इस प्रकार की होते हैं। कई जगह हिमवर्षा होता रहता है इस प्रकार से। तो ऐसे हालत में अगर खाना बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला इस प्रकार की स्थिति है, तो कैसे गुजारा कर। तो उन लोगों ने ये ढूंढ लिया था कि सुअर का मांस, ये ब्रेड और फ्लावर का अचार, इससे गुजारा ये उन दिनों में होता है। अतिशय रूक्ष परुष खर त्वचेसाठी कोणत्या तेलाने अभ्यंग करावे? स्निग्ध होना जरूरी है। वैसे काफी तेल हो सकते हैं। रूक्ष और शीत इस प्रकार की स्थिति है तो उष्णवीर्य इस प्रकार के तेलों का प्रयोग करें। निर्गुंडी तेल ये सबसे आसान इस प्रकार का है। अश्वगंधा वगैरह इस प्रकार के वनस्पतियों का भी प्रयोग हो सकता है। विदेशों में बादाम तेल का भी प्रचलन है। वैसे वो ज्यादा महंगा नहीं है बादाम तेल, जहाँ जितना महंगा है उतना वो महंगा नहीं है। वो ज्यादा स्निग्ध है इस प्रकार से। और चाहे तो एरंडी के स्नेह से भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा चिकना इस प्रकार का है। तो यथार्थ संस्पर्श सुख ही, संस्पर्श सुख इस प्रकार का, और ऋतु के अनुसार तेलों से अभ्यंग करना ये उचित इस प्रकार का है। ठीक है, आज देखते हैं सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। अश्वगंधा तेल चालेल। विरम्यते व्याख्यानमेतरः सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।